नमस्कार। यूपीपीसीएस के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट कर लिया है और आज से हम क्लास 12th की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं क्लास 12th में 2 किताबें हैं और दोनों किताबों को मैंने मर्ज करके कंबाइंड शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिनको मैं मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और एक सलाह मैं ऐसे विद्यार्थियों को देना चाहूँगा, ऐसे हमारे साथियों को देना चाहूँगा जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भूगोल विषय को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। देखिए, जो एक प्राइमरी सोर्स है और सबसे अच्छी सोर्स भी है, वो एनसीईआरटी है। लेकिन अगर आप अभी तक ज्योग्राफी को स्टार्ट नहीं किए हैं, आपने अभी तक ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप क्लास 6 से न जाकर के आप केवल 11th-12th की किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो मैक्सिमम रूप से मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के वो आपको इन्हीं किताबों से देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या के पर्सपेक्टिव में हम समझेंगे जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को, जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या घनत्व को, जनसंख्या की वृद्धि के अलग अलग आयामों को। इसके अलावा जनसंख्या का संगठन या स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में, उन सभी चीजों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जनसंख्या वितरण को समझते हैं। जनसंख्या वितरण आप देखेंगे, जनसंख्या का वितरण जो है हर स्थान पर एक जैसा नहीं है। जनसंख्या हर स्थान पर एक जैसी नहीं पाई जाती है। कहीं पर सघन जनसंख्या देखने को मिलती है, कहीं पर विरल जनसंख्या देखने को मिलती है, कहीं पर लोगों का जमाव ज्यादा है, कहीं पर लोग बिखरे हुए रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो चीन के बाद में इंडिया विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। यानी भारत की जनसंख्या चीन के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री इसको माना जा सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि जल्दी ही भारत जो है वो चीन से भी आगे पॉपुलेशन के मामले में निकल जाएगा। अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर इन तीनों कंट्रीज की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो मिलाकर के भी ये भारत की जनसंख्या से ज्यादा नहीं होता है। मतलब भारत की जनसंख्या संयुक्त रूप से अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को मिला दिया जाए उससे भी ज्यादा है। राज्यों के संदर्भ में बात करें तो यूपी जो है इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इसके बाद में स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का, बिहार का, बंगाल का। ठीक है, ये चैप्टर नाम से आपको छोटा लग रहा होगा कि जनसंख्या क्या पढ़ेंगे। जनसंख्या के बारे में देखिए, जनसंख्या को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जनसंख्या के एक आंकड़े होते हैं और वर्तमान में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि 2011 के बाद में जनगणना हुई नहीं है। कोविड की वजह से वो डिले हो गई थी और अक्टूबर 2023 तक लगभग उसके जो है स्टार्ट होने की संभावना है। तो एक तो हो गया जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित, एक जनसंख्या की आधारभूत समझ। और यहां से 3 से 4 कोर सेक्टर में आपको ऐसे बताऊंगा इस चैप्टर के, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको दिखाई भी देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो आपको दिखाई देंगे कि ये प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो किसी भी चीज को विशेष रूप से एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और एनसीईआरटी को भी अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के संदर्भ में आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से पीसीएस प्रीलिम्स में देखने को मिले। ठीक है, तो यूपी जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है इंडिया का। इसके बाद में महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल आते हैं। भारत की पहली जनगणना की बात की जाए कब की गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में ये की गई थी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो ये 1881 में हुई थी। अब संपूर्ण जनगणना का मतलब क्या है? संपूर्ण जनगणना का मतलब यह है कि 1872 में जब जनगणना हुई थी तो वो उस तरीके से नहीं हुई थी जिस तरीके से वर्तमान पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखने में हमको मिलती है। विधिवत रूप से जनगणना जो स्टार्ट हुई थी वो 1881 में। ठीक है, विश्व की 60% पॉपुलेशन, 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में विद्यमान है। यूं तो बहुत सारे देश हैं, सैकड़ों देश आपको ग्लोब पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरे विश्व की 60% जनसंख्या, आधी से ज्यादा जनसंख्या केवल 10 देशों में विद्यमान है। और वो 10 देश कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट में। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया और मैक्सिको। ये 10 देश ऐसे हैं जिसमें वर्ल्ड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अब जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण होता है, जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण होता है वो अलग अलग स्थानों के आधार पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा जनसंख्या का वहन करते हैं। जैसे उत्तर भारत के मैदानों की बात की जाए, डेल्टाई क्षेत्रों की बात की जाए, तटीय मैदानों की बात की जाए, यहाँ पर जो जनसंख्या है
वो मध्य भारत के राज्यों की अपेक्षा या आंतरिक जिलों की अपेक्षा या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी अपेक्षा, हिमालयी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। भारत के राज्यों से संबंधित एक आंकड़ा आप यहां से भी देख सकते हैं, जैसे ये 10 राज्य हैं आपके, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 10 राज्यों की अगर कुल जनसंख्या को मिला दिया जाए तो ये हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 3/4 हिस्सा है, लगभग 75-76% हिस्सा जो है केवल 10 जो है राज्यों में देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और काफ़ी तरक्की पर हैं, जैसे आपकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर। तो इन स्थानों में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर पॉपुलेशन होने का एक प्रमुख कारण ये है कि ये क्षेत्र जो है नगरीय क्षेत्र, नगरीय दृष्टि की, नगरीय पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको बहुत अच्छे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी सारे अवसर हैं लोगों के लिए, जीविका के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह या जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी अच्छी व्यवस्थाएं हैं इन स्थानों पर। तो ये स्थान जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, इन स्थानों पर जाएंगे तो आप देखेंगे पॉपुलेशन, आपको जनसंख्या इतनी दिखाई देगी, कीड़े मकोड़े की तरह लोग आपको फैले हुए दिखाई देंगे। इसके पीछे का रीजन यह है कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो तो वहाँ पे है ही, इसके साथ साथ बाहर का आदमी भी, बाहर के लोग भी, बाहर के व्यक्ति भी इन स्थानों पर अच्छे अवसरों की तलाश में पहुंच जाते हैं और उस स्थान की जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है। अब एक टर्म आता है आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। एक इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से आप देखें, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबाई ले ली मैंने, 1 किलोमीटर चौड़ाई ले ली, तो इस स्थान को क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर स्थान। कितना हो गया ये? 1 किलोमीटर स्क्वायर। इस 1 किलोमीटर में जितने लोग रहेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर निवास करेंगे, मैंने मान लिया कि इस 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र, उसमें मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, तो उस स्थान का जो जनसंख्या घनत्व होगा वो 100 माना जाएगा। ठीक है। घनत्व को निकालना हो तो सीधा सा फंडा है इसका, घनत्व जब भी हमको निकालना है तो जनसंख्या में भाग दे दीजिए उसके क्षेत्रफल से। जिस स्थान की जनसंख्या घनत्व के बारे में हम गणना कर रहे हैं, उस स्थान के क्षेत्रफल से उसकी जनसंख्या को भाग दे दीजिए तो आपको जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा। ठीक है। ये लेटेस्ट डाटा जैसे आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या लगभग 382 देखी जाती है। और यही संख्या 1951 में, यानी आज से करीबन चले जाए आप 60-70 साल पहले, तो यह संख्या लगभग 117 थी। तो किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हुई है इस आंकड़े को देख करके आप स्वतः ही समझ सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस चैप्टर से भी प्रीवियस ईयर्स में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और वो मैं आपको बताता भी चलूंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये आ गया आपका। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये आ गया। और ये अगर आप PYQs लगा रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा, कार्यशील जनसंख्या। इस तरीके से प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करता है? तो 15 से 59 आयु, 15 से 59 वर्ष के बीच की जो आयु का वर्ग है, लोगों की जो संख्या है, उसको हम कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिलती है। कहीं पर सघन जनसंख्या है, कहीं पर लोगों की संख्या ज्यादा मिलती है, कहीं पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर लोगों की कम संख्या आपको देखने को मिलेगी। ये जनसंख्या वितरण है और इस वितरण को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से जनसंख्या किसी स्थान पर ज्यादा, किसी स्थान पर कम आपको देखने को मिलती है। तो उन कारकों को प्रमुख रूप से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं और वो कारक हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक जिनकी वजह से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है, वो क्या है? जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, कोई स्थान ऐसा है जहां पर जल अच्छा है, पीने लायक है। दूसरी चीज, उसकी उपलब्धता भी बहुत अच्छी है, आसानी से सभी को सुलभ रूप में जल उपलब्ध हो जाता है। भू आकृति यानी जमीन का जो आकार है, धरातल है, वो समतल है, मैदानी क्षेत्र है। जलवायु अच्छी है, सुगम है। तो उस स्थान पर क्या होगा? जनसंख्या आपको बिल्कुल सामान्य सी बात है कि ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जल आपको पीने के लिए मिल रहा है, पानी की उपलब्धता अच्छी है।
भू आकृति सपाट है, समतल मैदान है, तो वहाँ पर खेती से संबंधित क्रिया या कृषि से संबंधित क्रियाएं भी आसानी से संपादित की जा सकती हैं। जलवायु अच्छी है तो उसका कृषि पर भी इफेक्ट पड़ता है और रहने के लिए लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा मिलती है। वहीं इसके विपरीत अगर देखा जाए, कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है, या पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पीने लायक नहीं है, या भूमि ऊबड़-खाबड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर कृषि की जो क्रियाएँ हैं, रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर आसानी से नहीं हो पाती हैं। जलवायु या तो बहुत ठंडी है या बहुत गर्म है, तब भी लोग जो है वहाँ पर आसानी से अपना निर्वाह नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें जनसंख्या के वितरण को अफ़ेक्ट करने वाली हैं, ठीक है? आर्थिक कारकों में देखा जाए सॉरी आर्थिक कारकों में देखा जाए तो जैसे कोई खनन वाला क्षेत्र है, या पर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो जहाँ पर खनिज होंगे तो उनके खनन के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब जैसे मान के चलिए कि कोई लोहे की खानें हैं या लोहा, कच्चा लोहा वहां से निकाला जा रहा है, तो अगर खानों से लोहा निकाला जा रहा है तो उस लोहे पर आधारित जो उद्योग होंगे, यानी लोहे से देखेंगे आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं जो लोहे की बनी हुई है। कहीं से लोहा निकाला जा रहा है तो लोहे से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनसे जुड़े हुए कारखाने भी उसके आसपास के क्षेत्रों में संकेंद्रित होंगे। और जब कारखाने होंगे तो लोगों को कारखानों को संपादित करने के लिए, कारखानों के कामों को देखने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहीं न कहीं लोगों को रोजगार के अवसर यहाँ पर पैदा होंगे। तो जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो लोग इन क्षेत्रों की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, जैसे अलग-अलग कल्चर है। ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कहीं पर रहना चाहते हैं या कहीं पर आकर्षित या कहीं पर आप अपना निवास बनाना चाहते हैं तो आप जनजातीय क्षेत्रों में चले जाएँगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है? तो आप अपने कल्चर के हिसाब से जगह चूज़ करते हैं रहने के लिए। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी इसमें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है? सॉरी, थोड़ा खाँसी हो गई है। जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और एक अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल सिंपल है समझने में। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि वह वृद्धि होती है जो कि अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दरों से जिसका निर्धारण हो। जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी स्थान की, किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है या जन्म दर ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि सॉरी गलत हो गया, जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, लोग पैदा ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, लोगों की डेथ कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज्यादा है, लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, लोग जन्म कम ले रहे हैं, तो जनसंख्या कम होगी। तो ये जो फैक्टर हैं जन्म दर और मृत्यु दरों से संबंधित, ये प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। अभिप्रेरित वृद्धि दर वो होती है जो कि प्रभावित होती है या जिसका निर्धारण होता है लोगों के आप्रवास या उत्प्रवास से। आप्रवास उत्प्रवास मतलब लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता से। यानी कोई स्थान ऐसा है जहां पर सारी सुविधाएं अच्छी हैं, एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं हैं, जल की उपलब्धता है, समतल भूमि है, कृषि की क्रियाएं आसानी से वहां पे की जा सकती हैं, तो वह स्थान जाहिर सी बात है कि दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, और लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे तो उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर किसी स्थान से लोग दूसरे स्थान की तरफ बहिर्वर्ती संचलन बाहर की तरफ जाते हैं तो उस स्थान की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये जो कारक हैं ये अभिप्रेरित कारक होते हैं और प्राकृतिक कारक मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है? अब यहाँ से कुछ संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको बता दिया। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी भी दो समयांतरालों के बीच में, ठीक है, दो समय के अंतरालों के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2001 में देखा जाए तो भारत की जनसंख्या थी आपकी 102 करोड़ के आसपास, और 2011 में यह जनसंख्या लगभग हो गई आपकी 121 करोड़ के आसपास। तो आप देखेंगे 102 करोड़ से 121 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो है वेरी करती है, और इसमें डिफरेंस कितना आया इन वर्षों में, लगभग 18.15 करोड़। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ, 102 करोड़ से जनसंख्या 121 करोड़ होगी, मतलब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। तो ये जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि से जुड़ा हुआ एक चीज आप बढ़िया तरीके से समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है। यहाँ पर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, 18 करोड़ लोग बढ़ गए, तो ये धनात्मक जनसंख्या वृद्धि हो गई।
अब अगर आपसे बात की जाए कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये जो 2001 में 102 करोड़ जनसंख्या थी, मान के चलिए केवल आपको एज्यूम करना है कि 2011 में ये जनसंख्या हो जाती है आपकी 90 करोड़, मतलब इतनी संख्या कम हो जाती। तो एक तरह से आप उसको ये बोलेंगे कि हाँ भाई जनसंख्या कम हो गई, 102 करोड़ थी अब वो 90 करोड़ पे आ गई, तो जनसंख्या कम हो गई। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है लेकिन ऋणात्मक वृद्धि हुई है, ऋणात्मक वृद्धि। तो ऋणात्मक वृद्धि या जनसंख्या में कमी एक ही बात है, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है अगर इसी कमी को या बढ़ोतरी को, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि या धनात्मक वृद्धि को अगर हम किसमें देखें, परसेंटेज के रूप में देखें, प्रतिशत के रूप में अगर इसको हम व्यक्त कर दें तो ये जनसंख्या की वृद्धि दर हो जाएगी, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? प्राकृतिक वृद्धि डिपेंड होती है किस पर? जन्म दर और मृत्यु दरों पर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे निकालेंगे हम? वास्तविक वृद्धि निकालनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस क्षेत्र में कितने लोगों ने जन्म लिया, उस डाटा को लो, उस डाटा में से घटा दीजिए ऐसे लोगों की संख्या जिनकी डेथ हुई है, उसको घटा दिया। फिर दो टर्म मैंने आपको बताए थे, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब क्या है? लोगों का किसी स्थान पर बाहर से आना, और उत्प्रवास का मतलब है एक स्थान से, यानी जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूं उस स्थान से लोगों का बाहर की ओर चले जाना, पलायन कर जाना, वो उत्प्रवास। बाहर से आए हुए लोगों की संख्या आप्रवास, और यहां से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास। तो अब हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना करेंगे तो कैसे करेंगे? जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, उसमें से घटाएंगे मरने वाले लोगों की संख्या, फिर उसमें जोड़ेंगे आप्रवास, फिर उसमें से घटाएंगे उत्प्रवास, ठीक है। तो ये जो डाटा निकल के आएगा ये आपकी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हो जाएगी। धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि जनसंख्या चैप्टर थोड़ा सा आपको देखने में ऐसा लग रहा हो क्या जनसंख्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न गत वर्षों में भी पूछे गए हैं, आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। अब दूसरा जो पॉइंट आपको मैं बता रहा था, यहाँ से प्रश्न आया है, आप चेक करके देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिला है। ये एनसीईआरटी का चार्ट है, इसको मैंने अपनी तरह से क्योंकि ज़्यादा थ्योरी न लिखनी पड़े उस वजह से मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ से आपके लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनगणना के वर्ष दे रखे हैं 1901 से लेकर के 2011 तक। 1901 से लेकर के 2011 तक का जो समय काल है इसको 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, 4 स्टेज में या 4 लेवल्स में इसको बांटा गया है। तो पहला जो इसका स्टेज है या पहली प्रावस्था है, ठीक है, 1901 से लेकर के 1921 तक की। 1901 से लेकर के कितने दशक हो गए आपके? 2 दशक। 1901 से 1911 पहला दशक, 1911 से 1921 दूसरा दशक। इन 2 दशकों में क्या हुआ था कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो रुद्ध हो गई थी, मतलब बढ़ना बंद हो गई थी, और स्थिर रूप में ये देखी जाती है, मतलब जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई, एकदम बढ़ी नहीं बिल्कुल भी। तो 1901 से लेकर के 1921 का जो काल है वो स्थिर प्रावस्था के रूप में जाना जाता है, जनसंख्या वृद्धि की स्थिर प्रावस्था के रूप में जाना जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा समयावधि या कौन सा काल जनसंख्या की स्थिर प्रावस्था का काल माना जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही दूसरी स्टेज जब हम चलते हैं 1921 से लेकर के 1951 तक, 1921 से लेकर के 1951 तक क्या हुआ? जनसंख्या की वृद्धि तो हुई लेकिन स्थिर रूप में हुई, जनसंख्या की वृद्धि तो हुई लेकिन स्थिर रूप में हुई। इस स्थिर वृद्धि का मतलब क्या है? इस स्थिर वृद्धि का मतलब आपको एक मैं उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। जैसे मान के चलिए आप कहीं पे काम करते हैं और काम के आपको प्रति माह या प्रति वर्ष आपको 500 रुपए मिलते हैं, एक साल में आपको 500 रुपए मिलते हैं किसी जगह पर काम करने के। अब जब नेक्स्ट ईयर आया तो क्या किया गया? आपकी आय को बढ़ा दिया गया 50, 550 हो गई। उससे अगले वर्ष आपकी आय को फिर बढ़ा दिया गया 50, तो आपकी आय 600 हो गई। उससे अगले वर्ष फिर आपकी आय को बढ़ा दिया गया 50, तो फिर आपकी 650 हो गई। यहाँ पर जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आय में बढ़ोतरी तो हो रही है, 50 बढ़ा यहाँ पे, 50 बढ़ा यहाँ पे, 50 बढ़ा यहाँ पे, बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली हो रही है। यानी जो बढ़ोतरी हो रही है 50 की, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, 50 ही बढ़ रही है। तो वृद्धि है लेकिन कैसी है? स्थिर है,
वृद्धि है, लेकिन कैसी है? स्थिर है। तो यही हुआ था कहाँ? जनसंख्या में। 1921 से लेकर के 1951 तक दशकों की संख्या है आपकी 4। 1921 से 1931 पहला दशक, 21 से 31 दूसरा दशक, 31 से 41 से 51 तीसरा दशक। तो इन दशकों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिले थे। जनसंख्या बढ़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। तो इस समयावधि को 1921 से लेकर के 1951 तक की जो समयावधि है, उसको जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चार्ट का ये है कि 1951 से लेकर के 1981 की जो अवधि है, इसको जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 51 के बाद में 81 तक जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी थी। अभी एक चार्ट आपको दिखाऊंगा, एक डायग्राम में, उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। 1951 से लेकर के 1981 तक का जो समय था, इसमें जनसंख्या एकदम से बढ़ी, तेजी से बढ़ी। तेजी से बढ़ने का कारण क्या है कि भारत आजाद हो चुका था। 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे इंडस्ट्री लेवल पर काम किया गया, शिक्षा पर काम किया गया, स्वास्थ्य पर काम किया गया, रोजगार पर काम किया गया। ठीक है, तो जब शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा और चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मुहैया हो जाएंगी, और इसके अलावा स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीमारियों पर रोकथाम, और जो पहले बीमारियां होती थी, जब चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होती है तो बीमारियों की पहचान या उनके निदान के बारे में चीज़ों को पता चला, तो उससे जो मृत्यु दर थी, डेथ रेट थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। और मृत्यु दर में जब कमी होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर बढ़ी, मृत्यु दर कमी हुई, तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये एक प्रमुख कारण इस जनसंख्या विस्फोट का माना जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 1951 से लेकर के 1981 तक का जो समय है, वो जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में देखा जाता है। फिर 81 से लेकर 2011 तक जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन मतलब वृद्धि दर तो ऊंची रही है, लेकिन पहले वर्षों की अपेक्षा थोड़ी सी यहाँ पर जो वृद्धि दर है, वो धीरे धीरे लास्ट के टाइम पर जो है धीरे धीरे घटता हुआ भी इसमें देखा गया है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ये सारे घटकों के बारे में चर्चा कर रखे हैं, और इसमें ज़्यादा हमको गहराई में जाना नहीं है। देखिए, जन्म या मृत्यु या प्रवास किस तरीके से जनसंख्या को अफेक्ट करते हैं। जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जन्म दर कम, मृत्यु दर ज़्यादा, जनसंख्या में कमी। आप्रवास ज़्यादा, जनसंख्या में वृद्धि। उत्प्रवास ज़्यादा, जनसंख्या में कमी। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही। अब आता है एक अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अशोधित जन्म दर जो है प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर के रूप में व्यक्त की जाती है। अगर आपको निकालनी हो कि अशोधित जन्म दर कैसे निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ दे रखा है। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मों की संख्या को ऊपर रखेंगे, और उस क्षेत्र की लगभग मिड अवधि में, मध्य अवधि में जितनी जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या से उसको भाग दे देंगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अशोधित जन्म दर आपकी निकल जाएगी। अशोधित मृत्यु दर कैसे निकालेंगे, किसी वर्ष विशेष में मृत व्यक्तियों की संख्या को भाग दे देंगे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या से, और 1000 से उसमें गुणा कर देंगे, तो आपकी अशोधित मृत्यु दर निकल आएगी। ठीक है, अब जिस डायग्राम के बारे में आपसे बात कर रहा था कि देखेंगे आप 1951 से लेकर के 1981 तक का जो समय अवधि है, वो जनसंख्या विस्फोट की अवधि का काल माना जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखिए 1900 पे से आप देखें, ये जनसंख्या ग्राफ है, तो ये बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 1900 पे आते हैं, 1900 पे यहाँ आते हैं, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ आते हैं, यहाँ से देखेंगे जनसंख्या एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। और एकदम से जनसंख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर यहाँ से काम होने लगा, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, सफाई और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी का विकास हुआ, सूचना और कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, हॉस्पिटल खुले, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेज खुले, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिली, लोगों को जीवन के बारे में बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिला, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे बीमारियों को रोकने में जो है कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। तो इससे कहीं ना कहीं जनसंख्या पर एक कह सकते हैं वृद्धि पर एक सकारात्मक प्रभाव यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब तीसरा जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से प्रश्न आता है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट से प्रश्न पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिएगा। ये 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के धार्मिक समुदायों का प्रतिशत और उनकी संख्या के बारे में बताता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा समुदाय भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में रहता है, तो हिंदू हैं लगभग 79.8%, सेकेंड आता है आपके मुस्लिम आते हैं, और थर्ड पर आपके ईसाई आते हैं, फोर्थ
पर आपके सिख खाते हैं, तो ये जो है आपको डाटा यहाँ से याद रखना है, ठीक है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक क्या होते हैं। मुख्य श्रमिक वो होता है जिसको जनरली एक वर्ष में कम से कम 6 महीने तक उसको काम मिले, और अंदर से भी और आपको गहराई से पूछा जाए तो 183 दिन आप याद रखेंगे। 183 दिन वर्ष में जिसको काम मिलता है या काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाता है, और वह श्रमिक जो 6 महीने से कम या 183 दिन से कम काम करता है एक साल में, वो सीमांत श्रमिक की कैटेगरी में आता है। एक और इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ से आप देखेंगे 2011 वाला, ये भारत में श्रम शक्ति सेक्टर का सेक्टर के आधार पर जो है विभाजन। अब ये सेक्टर क्या होते हैं, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ पहले। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है, और जैसे इस उसमें पढ़ेंगे आप इसी 12th क्लास में, तो आपको जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, इस तरीके से सेपरेट चैप्टर जो है इस बुक में बने हुए हैं, तो वो भी आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं में जैसे कि आप जानते हैं कृषि क्षेत्र या कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं आती हैं, और भारत में जो जितने श्रमिक हैं, कुल श्रमिकों का लगभग 54.6% जो है प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। और इसके बाद में जो दूसरा आता है वो है तृतीयक क्षेत्र, इसमें 41.6% जो श्रमिक हैं वो कार्यरत हैं, और सबसे कम द्वितीयक सेक्टर में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा प्राथमिक सेक्टर में, फिर दूसरे स्थान पर आता है तृतीयक क्षेत्र, और फिर तीसरे स्थान पर द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ से आप देख लेंगे। प्रवास, प्रवास मैंने आपको बता ही दिया प्रवास क्या होता है। प्रवास की दो मुख्य धाराएं होती हैं, एक आंतरिक प्रवास, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है? आंतरिक प्रवास होता है देश के अंदर ही या किसी क्षेत्र के अंदर ही लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या आना, वो आंतरिक प्रवास के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास नाम से आप समझ रहे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जब लोगों का प्रवास होता है, लोग एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हम आंतरिक प्रवास को पढ़ेंगे, और आंतरिक प्रवास किस किस तरीके से हो सकता है उसको देखेंगे। यानी एक देश में आप देखेंगे लोग एक गांव से दूसरे गांव में जा सकते हैं, ठीक है। एक गांव से किसी शहर में जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं, और किसी शहर से गांव में भी आ सकते हैं। तो ये 4 तरह की कैटेगरी हो जाती है। ग्रामीण से ग्रामीण, जब लोग गांव से गांव, एक गांव छोड़ करके दूसरे गांव की तरफ पलायन करते हैं, तो वो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की कैटेगरी में आ जाएगा। गांव से जब शहर की तरफ जाएंगे तो ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा, और शहर से शहर की तरफ जाएंगे तो नगरीय से नगरीय हो जाएगा, और नगरी से यानी शहर से कोई व्यक्ति गांव की तरफ पलायन करता है तो वो नगरीय से ग्रामीण प्रवास की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रवास के दो प्रमुख कारकों को देखें, एक होते हैं आपके प्रतिकर्ष कारक, एक होते हैं अपकर्ष कारक। दोनों में एक सूक्ष्म सा अंतर है, उसको अगर आप देखें तो प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो किसी व्यक्ति को उसके मूल स्थान या उसके उद्गम स्थान को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपकर्ष कारक वे कारक हैं जो किसी व्यक्ति को किसी स्थान की तरफ आकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारकों को नेगेटिव वे में देख सकते हैं, अपकर्ष कारकों को आप पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। जैसे आप मान करके चलिए, आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर जनरली बाढ़ आती रहती है, कभी-कभी सूखा पड़ जाता है, चक्रवाती तूफानों से प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप भी आते हैं वहाँ पर, सुनामी भी आती है, युद्ध की स्थिति भी वहाँ पर होती रहती है, या स्थानीय लोगों में संघर्ष की या कह सकते हैं कलह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो आप या कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहना पसंद नहीं करेगा, और उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ता है, तो उसके लिए किन कारकों की वजह से उसने वह स्थान छोड़ा, ये सारे कारक जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी, युद्ध, स्थानीय संघर्ष, तो ये सारे कारक कैसे हैं, प्रतिकर्ष कारकों की कैटेगरी में आएंगे। अब कोई स्थान ऐसा है जहां पर बेहतर अवसर है, ठीक है, नियमित रूप से व्यक्ति को काम मिल रहा है, ऊंचा वेतन मिल रहा है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, मनोरंजन के साधनों की सुलभता है, तो ऐसा स्थान जो होगा वो लोगों को आकर्षित करेगा। मतलब लोग जो है बाहर से ऐसे स्थान की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो ये सारे कारक जो हैं, जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेहतर अवसर, नियमित काम, ऊंचा वेतन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, मनोरंजन, ये सारी चीजें अपकर्ष कारकों के रूप में देखी जाती हैं, ठीक है। प्रवास के परिणाम, प्रवास से अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आर्थिक रूप से भी जो है प्रभावित होते हैं, जनांकिकीय प्रभाव भी रहता है। यानी प्रवास अगर किसी स्थान पर ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसके आर्थिक ढांचे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जनांकिकीय प्रभाव किस तरीके से होगा कि अगर किसी स्थान पर प्रवास लोगों का ज़्यादा हुआ है तो वहाँ की जनसंख्या में जाहिर सी बात है वृद्धि हो जाएगी। सामाजिक रूप से भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखते हैं समाज में
अलग-अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। या फिर ऐसा है कि कोई क्षेत्र विशेष ऐसा होता है जहाँ पर एक ही कम्युनिटी निवास करती है। जब प्रवास होगा तो प्रवास में ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आएँ, एक ही वर्ग के लोग वहाँ पे आएँ, एक ही कैटेगरी के लोग वहाँ पर आएँ। तो अलग-अलग प्रकार के लोग वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं जो पहले से बना हुआ एक सामाजिक ढाँचा होगा, सामाजिक संरचना होगा, उसमें कहीं न कहीं चेंजेज़ आपको देखने को मिलेंगे। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बोझ बढ़ेगा, उन पर भार बढ़ेगा और उस वजह से पर्यावरण पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कारक हो सकते हैं जो कि प्रवास के परिणामों के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते रहते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको बताया और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको देखते चलना है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, या आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, या आपने एनसीईआरटी को 6 से 12 तक नहीं पढ़ा है, तो अभी आप 6 से 12 के चक्कर में न पड़ते हुए केवल 11th 12th की ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, केवल 11th और 12th की किताब में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में ये 3 से 4 दिन में ये आपका निपट जाएगा जो 12th वाला जो ज्योग्राफी है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपकी लक्ष्मीकांत है उसके नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और इकोनॉमिक्स की वीडियो मैं एक ही बनाऊंगा, पूरी इकोनॉमिक्स की एक ही वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कितनी की भी हो, उसी एक वीडियो में आपको मैं पूरी इकोनॉमिक्स यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और जो लक्ष्मीकांत है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पढ़नी है। उसके जो वो काफ़ी सारी बड़ी किताब है और उसमें से कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आधी किताब ही मतलब आपको पढ़नी है, इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। तो वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और अपने जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है। देखिए, अगर मैं केवल यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए ही होता या मैं सुबह से शाम तक फ्री रहता तो मैं दिन भर में वीडियो डालता रहता। आपको पता है कि मेरी भी एक छोटी-सी जॉब है और लगभग पूरा दिन उसमें मुझे हो जाता है और उसके बाद में फिर फैमिली है, फिर अपनी तैयारी भी मैं खुद कर रहा हूँ और आपके लिए भी कंटेंट तैयार करना होता है, नोट्स भी बनाने होते हैं। रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप निकाल करके और उसमें डिजिटल बोर्ड की सहायता से आपको पीपीटी बना के रखूँ। अकेला आदमी हूँ, अकेला ही लिखना पड़ता है और मुझे क्या है कि लिखने की थोड़ी सी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं टाइप करूँगा मोबाइल में या लैपटॉप में टाइप करूँगा तो उससे जल्दी मैं लिख देता हूँ। तो इस वजह से मैं कागज़ पे ही लिख लेता हूँ और उससे वो थोड़ा सा इफेक्टिव भी रहता है, चीज़ें याद भी रहती हैं मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जल्दी-जल्दी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी और आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। पुरानी चीज़ों का रिवीजन करते रहिएगा और आपका कोई सुझाव या कोई भी आपकी सलाह हो वो आप ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग या तैयारी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ की कोई एडवाइस लेनी है, सलाह लेनी है, तो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकता है। मैं उसका और जनरली मेरे पास वही गिने-चुने कमेंट आते हैं, तो मैं सबका जवाब दे ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा भी बिज़ी लाइफ़स्टाइल नहीं है। तो अपना जो भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी हर क्वेरी का आंसर मैं पर्सनली आपको कॉल करके दूँगा, ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले जो वीडियोज़ हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।